फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथ। आज हम अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीखेंगे, अकाउंटिंग ऑफ एनपीओज यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। पहले हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर सेट अप फॉर पर्पसेस अदर देन अर्निंग प्रॉफिट्स, यानी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनका मेन पर्पस जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये अलग अलग फॉर्म में सेटअप की जाती है, जैसे कि क्लब्स, सोसाइटीज, ट्रस्ट आदि। दे प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक। उनका जो मेन काम होता है वो अपने मेंबर्स और जनरल पब्लिक को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है। एंड दे प्रमोट स्पोर्ट्स, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, आर्ट एटसेट्रा। These kind of organizations are called non-profit or not-for-profit organizations, in short NPOs. Some of them are also called charitable institutions. यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हर NPO चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं होती है। वो इंस्टीट्यूशंस या वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशली मेडिकल या एजुकेशन सेक्टर में गरीब लोगों की हेल्प के लिए काम करती है, उन्हें जनरली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। तो सारी एनपीओज जो हैं वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो ये जरूरी नहीं है। दे डू नॉट कैरी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है वो सामान खरीदना बेचना या मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं होता है। दे आर रन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम दी मेंबर्स, यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से एक टीम बना ली जाती है जो मेंबर्स द्वारा ही इलेक्ट की जाती है, और वो टीम जो है ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक कामकाज और उसकी एक्टिविटीज को मैनेज करती है, देखती है। एंड दैट मेन सोर्स ऑफ इनकम इज मेंबरशिप फी और सब्सक्रिप्शन फी, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो इनकम है वो मेनली आती है उनके जो मेंबर्स है वो जब ज्वाइन करते हैं तो वो जो मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन फी पे करते हैं उसी से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मेन इनकम होती है, उसी से ज्यादातर खर्चे चलाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाती है और क्या बनाती है। तो एनपीओज डोंट प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा कि हमने सीखा था कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो एंटिटी अपने फाइनल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है एंड बैलेंस शीट बनाती है। एनपीओ जो है वो प्रॉफिट के लिए बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाती है। वो क्या बनाती है? वो बनाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हालांकि यहां पे मैं ये क्लियर कर दूं, यहां पे सिर्फ अकाउंट का नाम चेंज हुआ है, उसका नेचर कोई चेंज नहीं हुआ है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम क्या डालते हैं, किसी भी एंटिटी की जितनी भी रेवेन्यू हुई है वो डालते हैं क्रेडिट साइड पर, और जितने भी उसके एक्सपेंसेस हुए हैं वो डालते हैं डेबिट साइड पर। यहां इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें भी यही किया जाता है। उसमें भी जो एंटिटी है उसकी सारी रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट साइड पर डाल दी जाती है और सारे एक्सपेंसेस जो है डेबिट साइड पर डाल दिए जाते हैं। तो प्रिंसिपली, प्रैक्टिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम होते हैं, सिर्फ नाम का फर्क है। क्योंकि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ जो है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसीलिए उसके फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट वर्ड अवॉइड करना जरूरी है। इसीलिए उस अकाउंट का नाम चेंज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर दिया गया है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो फाइनल रिजल्ट आता है उसे हम प्रॉफिट या लॉस कहते हैं, जबकि एनपीओ का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो उसे सरप्लस कहते हैं, और इनकम कम है एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो उसे डेफिसिट कहते हैं। यानी कि प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं और लॉस को डेफिसिट कहते हैं। जो सेकेंड एस्पेक्ट है फाइनल अकाउंट का वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां पे ये समझना जरूरी है कि ये एक और अकाउंट है जो फाइनल अकाउंट के साथ एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है।
अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और कुछ नहीं है, इट इज मेयरली समरी ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। यानी कि जो आपने कैश एंड बैंक अकाउंट सीखा है, जिसमें जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होते हैं, उनको जिस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसी की एक समरी है। यानी कि अगर हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो उसमें साल भर में सैलरी के पेमेंट के 12 ट्रांजैक्शन होंगे, स्टेशनरी के पेमेंट के 4, 5, 7 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, वेजेस के पेमेंट के 10 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। इस तरह से अलग अलग जो एक्सपेंडिचर हैं उनके अलग अलग ट्रांजैक्शंस होते हैं। उसी तरह रिसीट के भी अलग अलग ट्रांजैक्शन होते हैं। उन सभी को समराइज करके एंड ऑफ द ईयर में एक अकाउंट बना दिया जाता है, जिसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं। दिस अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक एंड क्लोजेज विथ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। जैसे कि एक कोई नॉर्मल कैश या बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी स्टार्ट होता है कैश एंड बैंक बैलेंस से और खत्म होता है कैश एंड बैंक बैलेंस के क्लोजिंग बैलेंस से। ऑल रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस received or paid in cash or through bank during the year, irrespective of the year in which it accrued, are recorded in receipt and payment account। यानी कि साल भर में उस एंटिटी की जितनी भी रेवेन्यू हुई है या जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं जिनका कैश में पेमेंट हुआ है, चाहे वो उस साल की रेवेन्यू हो या किसी और साल की, चाहे वो उस साल का एक्सपेंस हो या किसी और साल का, लेकिन अगर कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ऑल काइंड्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर रेवेन्यू और कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कि हम जानते हैं कैश या बैंक अकाउंट में भी यही होता है। किसी भी तरह का रिसीट या पेमेंट हो, चाहे कैपिटल रिसीट हो, कैपिटल पेमेंट हो, रेवेन्यू रिसीट हो, रेवेन्यू पेमेंट हो, सबको कैश या बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। उसी तरह रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भी सभी तरह के रिसीट्स और पेमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो या कैपिटल नेचर के हो। यहां पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में होते हैं। आपको याद होगा कि जब कोई ट्रांजैक्शन हो जिसमें कैश में पेमेंट हुआ है तो उसकी हम पोस्टिंग कैसे करते थे। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लें कि अगर सैलरी का कैश में पेमेंट हुआ है तो हम जर्नल एंट्री करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में जब पोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हम सैलरी अकाउंट लिख देते थे। तो जितने भी पेमेंट हो रहे हैं वो सारे कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाते हैं। तो उसी तरह से जितने भी पेमेंट है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के भी क्रेडिट साइड में जाते हैं। और जो सैलरी अकाउंट हमने डेबिट किया था उसे फाइनली हम जब P&L अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तो P&L अकाउंट डेबिट हो जाता था। यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन है वो P&L अकाउंट के डेबिट में जाते थे। तो उसी तरह यहां पर भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर के ट्रांजैक्शन है वो उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में होगा, और जो रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट साइड में है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे होगा। यहां पे एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन मैं और कर दूं कि एनपीओ में जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो बनाया तो फाइनल अकाउंट्स के साथ ही जाता है, क्योंकि मेंबर्स को कैश रिसीट और कैश पेमेंट की डिटेल्स जो है वो देनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है उस सेंस में जो हमने सीखा है एक सोल प्रोप्राइटरशिप के कंसर्न में, जहां पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये सिर्फ डिटेल बता रहा है बैलेंस शीट के एक अकाउंट की, कैश एंड बैंक बैलेंस जो बैलेंस शीट में आता है उसकी डिटेल्स जो है
बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी दी जाती है। अदरवाइज अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो दो ही हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब यहां पे हम समझते हैं कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो करती नहीं है, तो उनके एक्सपेंडिचर इनकर करने के लिए या उनकी एक्टिविटी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो जो उनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है उनको मेन कुछ पार्ट में हम डिवाइड करके एक एक करके उन्हें समझेंगे। जो मेन सोर्सेज हैं वो है सब्सक्रिप्शंस, डोनेशंस, लाइफ मेंबरशिप फी, एंट्रेंस फी, लेगेसीज, एंडोमेंट फंड्स, कैपिटेशन फी, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सेल ऑफ यूज्ड आइटम्स। मेनली ये 9 सोर्सेज हैं जहां से किसी भी एनपीओ के लिए रेवेन्यू जनरेट होती है। अब ये सारे सोर्सेज को हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि कौन से सोर्सेज से जब पैसा आता है तो उसे रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है और कौन से सोर्स से जब पैसा आता है तो उसे कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है। जो सबसे पहली आइटम है वो है सब्सक्रिप्शंस। ये किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंबरशिप फी। इट कैन बी चार्ज एज वन टाइम फी और एन्युअली, यानी कि सब्सक्रिप्शन फी जब कोई मेंबर एनरोल हो रहा है तब वन टाइम फी के रूप में भी ली जा सकती है और हर साल फी के रूप में भी ली जा सकती है। इट इज रिकरिंग इनकम ऑफ एनपीओ एंड हेंस इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। ये जो है किसी भी एनपीओ की चूंकि मेन रिसीट है और हर साल कुछ नए मेंबर्स बनते रहते हैं, तो अगर एवरी ईयर ली जा रही है तब तो ये एवरी ईयर मिलती ही है। अगर वन टाइम फी के रूप में भी ली जा रही है तो एवरी ईयर चूंकि नए मेंबर्स आते रहते हैं तो उनसे ये फीस मिलती रहती है, तो ये रिकरिंग टाइप की रिसीट्स है, तो इसे रेवेन्यू रिसीट की तरह, रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है। जो अकाउंटिंग ऑफ एनपीओज है उसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है वो होता है सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करना कि ड्यूरिंग द ईयर कितना सब्सक्रिप्शन जो है उस एंटिटी का ड्यू था। क्योंकि जो क्वेश्चन होता है उसमें ड्यूरिंग द ईयर जितना भी सब्सक्रिप्शन का रिसीट्स हुआ है उसके अलावा आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी होती है, एडवांस अमाउंट भी होती है, पिछले साल की भी होती है, नेक्स्ट ईयर की भी होती है। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने की वजह से जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है विच इज ड्यू ड्यूरिंग द ईयर उसे कैलकुलेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। उसे आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताए हैं। उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो स्टेप्स है कि पहला स्टेप है कि फिगर फॉर विच अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड। पहले तो ये चेक कर लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए। तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ें कि उसमें जो कैलकुलेशन करना है वो रिसीट एंड पेमेंट के हिसाब से करना है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से करना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो है सिर्फ रेवेन्यू इनकम आती है और करंट ईयर की इनकम ही आती है। यानी कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं गिनते हैं, लेकिन अगर कोई सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया है तो उसे हम जरूर इनकम के रूप में गिनते हैं। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना भी पैसा सब्सक्रिप्शन के नाम पे आया है वो सारा का सारा रिकॉर्ड कर लिया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से साल का है, इस साल का है, पिछले साल का है या अगले साल का। तो इन चीजों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम इजीली सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे आप ये प्रोसेस अच्छे से समझ पाएंगे। एग्जाम्पल है कि फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हैप्पी क्लब।
subscription fee received during the year 2019-20 appearing in the receipt and payment account is 7,500. Fee received in advance in 2018-19 and 2019-20 amounted to rupees 1,500 and 2,200 respectively. Fees in arrear at the end of 2018 and 2019-20 amounted to rupees 2,600 and rupees 1,800 respectively. Find out the subscription fee for 2019-20 which should appear in income and expenditure account. यानी कि यहाँ पे हमें वो सब्सक्रिप्शन फी कैलकुलेट करनी है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी. तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें करंट ईयर की रेवेन्यू रिसीट्स आती है. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम स्टेप्स दे समझेंगे और स्टेप वाइज इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ सब्सक्रिप्शन फी अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20 उसे ही हमें बताना है. सेकेंड पॉइंट है कि फी रिसीव्ड इन एडवांस in 2018-19 pertains to the year 2019-20 यानी कि 2018-19 में जो सब्सक्रिप्शन फीस एडवांस में मिली थी वो 19-20 की है इनकम, एंड द सेम रिसीव्ड इन एडवांस इन 2019-20 pertains to 2020-21 यानी कि 2019-20 में जो सब्सक्रिप्शन फी एडवांस में मिली है वो 2020-21 की इनकम है. यहां पे मैं एक बार आपको क्लियर बता दूं कि जो सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेश्चन होता है उसमें स्टूडेंट कई बार जो गलती करते हैं वो इस बारे में करते हैं कि वो इस पर ध्यान नहीं देते कि जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो कौन से ईयर की है, करंट ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है. चूंकि 3-3 साल की इंफॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में होती है तो कई बार स्टूडेंट्स जो है गलती से एक साल की इंफॉर्मेशन दूसरे साल की समझ के गलती कर बैठते हैं. तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होता है ये देखने के लिए कि जो ईयर दे रखा है इंफॉर्मेशन में वो कौन सा है, करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है या नेक्स्ट ईयर है. तो जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो ये है कि फीस इन एरियर्स इन 2018-19 belongs to the same year. Thus, we presume that it was received in 2019-20. यानी कि अगर हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि 2018-19 में सब्सक्रिप्शन फीस जो है आउटस्टैंडिंग थी, तो अगर कोई और जानकारी नहीं दी है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 2019-20 में 2019-20 में वो सब्सक्रिप्शन फीस मिल गई थी. If some part of fee pertaining to 18-19 is still in arrear at the end of 19-20 also, we need to be careful that only the balance amount would have been received in cash in 2019-20. यानी कि अगर 2018-19 में 10,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे और 2019-20 के एंड में उसी साल के यानी कि 2018-19 के 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो आपको समझना होगा कि जो 2019-20 है उसमें 2018-19 के सिर्फ 8,000 रुपीज मिले थे, 2,000 रुपीज अभी भी मिलने बाकी हैं. तो ये बेसिक समझने के बाद अब हम एक एक जानकारी जो क्वेश्चन में दी है उसके हिसाब से कैलकुलेशन शुरू करते हैं. द फर्स्ट थिंग इज कि जो अमाउंट है वो रिसीट एंड पेमेंट में कितना फिगर है वो दिया हुआ है जो कि 7,500. तो हम लिख देंगे कि सब्सक्रिप्शन फी एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ 2019-20 7,500. अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं. First information is fee received in advance in 2018-19 and 2019-20
amounted to 1500 and 2200 respectively. अब यहाँ पे हमें पता है कि फी रिसीव्ड इन एडवांस इन 2018-19 pertains to 19-20. दिस मनी वॉज रिसीव्ड लास्ट ईयर, यानी कि 19-20 का पैसा 18-19 में मिल गया था, इसीलिए ये अमाउंट जो है इस साल के रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आई होगी. सिंस दिस अमाउंट pertains to income of current year, we will add 1500 to the amount shown in receipt and payment account. तो चूंकि इस साल की इनकम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आई है, तो अब हम उसे इंक्लूड कर देंगे, और इंक्लूड करने के लिए उसे हम ऐड कर देंगे. तो हम लिखेंगे फी रिसीव्ड इन एडवांस इन 2018-19 pertaining to 2019-20 1500 प्लस. उसी तरह फी रिसीव्ड इन एडवांस इन 2019-20 pertains to the year 2020-21. This money was received in current year, hence this amount is included in the figure of receipt and payment account for current year. तो ये जो अमाउंट है 2200 की, वो रिसीट एंड पेमेंट की जो फिगर है उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन ये इस साल की इनकम तो नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है. तो इसलिए इसे हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो फिगर है उसमें से हटाना होगा, दूर करना होगा. तो उसके लिए हम उसे माइनस करेंगे. तो हम लिखेंगे फी रिसीव्ड इन एडवांस इन 2019-20 pertaining to 2020-21 2200 माइनस. जो सेकेंड इंफॉर्मेशन है वो है फीस इन एरियर्स एट द एंड ऑफ 2018-19 and 2019-20 amounted to rupees 2600 and rupees 1800 respectively. Arrears at the end of 2019-20 included rupees 400 pertaining to 2018-19. तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एरियर्स एट द एंड ऑफ 2018-19 वो मिले होंगे 2019-20 में, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि एरियर्स एट द एंड ऑफ 2019-20, यानी कि करंट साल के एंड होने पर भी जितना एरियर्स है उसमें 400 जो है वो अभी भी पिछले साल का है, 2018-19 का है. यानी कि जो टोटल एरियर्स है 2600 एट द एंड ऑफ 2018-19, उसमें से 2200 ही 2019-20 में मिले थे. दिस अमाउंट ऑफ 2200 was received in 19-20 but it pertains to income of 2018-19. तो ये अमाउंट इस साल का जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें आ गई है, लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है. तो इसीलिए उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की जो फिगर है उसमें से दूर करना होगा, डिडक्ट करना होगा. तो हम लिखेंगे फीस इन एरियर इन 2018-19 pertaining to 18-19 but received in 2019-20 2200 माइनस. और इसी तरह एरियर्स एट द एंड ऑफ 2019-20 आर 1800. आउट ऑफ दिस 400 pertains to 2018-19, यानी कि जो 2019-20 जो करंट ईयर है उसके जो एरियर्स है उसकी जो आउटस्टैंडिंग फी है वो तो 1400 ही हुई. दिस रेवेन्यू pertains to 2019-20 बट नॉट रिसीव्ड इन कैश इन द करंट ईयर, यानी कि वो इस साल की इनकम तो है लेकिन चूंकि कैश में नहीं मिली है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं हुई थी. तो अब हम उसे इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे. हम लिखेंगे फीस इन एरियर इन 2019-20 pertaining to 2019-20 but will be received in 2020-21 plus 1400. तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया था. जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फिगर है 7500 से,
उसमें हमने प्लस किया 1500, यानी कि जो 2019-20 की इनकम थी लेकिन 18-19 में मिल गई थी, माइनस किया हमने जो 2020-21 की इनकम है लेकिन इस साल करंट ईयर में मिल गई है। हमने माइनस किया जो 2018-19 की इनकम थी लेकिन इस साल में मिली है, और प्लस किया जो इस साल की इनकम है और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020-21 में मिलेगी। तो इस तरह से इस साल का जो सब्सक्रिप्शन फी ड्यू है फॉर द ईयर 2019-20 वो हो जाएगा 6,000 रुपीज। तो यहां पे एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से जब हमें सब्सक्रिप्शन फी कैलकुलेट करनी है और हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की फिगर दी गई है, तो उसमें से हमें वो हर फिगर हटाना होगा जो करंट ईयर की इनकम नहीं है लेकिन जिसकी कैश आ चुकी है, और वो हर फिगर ऐड करना होगा जो करंट ईयर की इनकम है लेकिन इस साल कैश में नहीं आई है। तो इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फिगर मिल जाएगी। अब हम एनपीओज की जो दूसरे सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है उनके बारे में समझते हैं। तो जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है डोनेशंस। डोनेशंस कैन बी रिसीव्ड फॉर जनरल पर्पसेस और स्पेसिफिक पर्पसेस, यानी कि जो जनरल पर्पसेस हैं किसी भी एनपीओ के, नॉर्मल काम है, उनके लिए भी डोनेशन आ सकता है, और कभी कभार डोनेशन आता है कि आप जो है ये पैसा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे ही खर्च करेंगे। तो डोनेशंस रिसीव फॉर जनरल पर्पसेस आर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू रिसीट्स, यानी कि जो भी डोनेशन एनपीओ की एंटिटी की जनरल एक्टिविटीज के लिए आया है वो रेवेन्यू रिसीट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और रेवेन्यू रिसीट का मतलब है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। डोनेशंस रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स, यानी कि अगर कोई हॉस्पिटल है और उसे डोनेशंस मिले हैं सिर्फ इस पर्पस के लिए कि जो कैंसर के गरीब मरीज आते हैं उन्हीं पे ये पैसा यूज किया जाएगा, तो वो स्पेसिफिक डोनेशन जो है कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ऐसा डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में स्पेसिफिक डोनेशन के रूप में या डोनेशन फॉर एक्स आइटम या वाई आइटम की तरह रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो है लाइफ मेंबरशिप फी। ये जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है जिसे यूज किया जाता है क्रिएशन ऑफ एसेट के लिए, यानी कि अगर कोई एनपीओ है वो कोई नई बिल्डिंग बना रही है या नई बड़ी मशीन लेना चाहती है, तो वो एक पर्टिकुलर बड़ी अमाउंट रखती है मेंबर्स के लिए कि जो भी नया मेंबर ज्वाइन हो रहा है उसे एक्स अमाउंट जो है लाइफ मेंबरशिप फी के रूप में देनी होगी। ये जो वन टाइम सब्सक्रिप्शन है उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि वन टाइम सब्सक्रिप्शन भी अगर होता है तो वो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती है, वो जनरली छोटी अमाउंट होती है। इसीलिए लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आइटम है एंट्रेंस फीस। सम एनपीओज कलेक्ट वन टाइम फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मेंबर इन द नेम ऑफ एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। तो लाइफ मेंबरशिप फी की तरह एंट्रेंस फी या एडमिशन फी है वो भी वन टाइम फी ही होती है। तो अगर अमाउंट एंट्रेंस फी के नाम से कलेक्ट की गई है और वो अमाउंट हाई है तो उसे लाइफ मेंबरशिप फी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और उसे कैपिटल रिसीट माना जाता है। लेकिन अगर एंट्रेंस फी या एडमिशन फी के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा है वो छोटी अमाउंट है तो उसे सब्सक्रिप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे रेवेन्यू रिसीट माना जाता है। नेक्स्ट आइटम है लेगेसीज। ये एक नई टाइप की रेवेन्यू है। तो लेगेसीज क्या होता है? व्हेन अ पर्सन डाइज हिज एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर विल। रिसीट ऑफ सच मनी एज पर द विल इज कॉल्ड लेगेसीज। आपने सुना होगा कि कई लोग जब मरते हैं तो वो अपनी विल यानी कि जो वसीयत होती है उसमें ये लिख कर जाते हैं कि जो मेरी प्रॉपर्टी है उसका कुछ हिस्सा किसी पर्टिकुलर संस्था को दान में दे दिया जाए। तो इस तरह से जब पैसा उस संस्था को मिलता है किसी की वसीयत के मुताबिक,
तो उस संस्था के लिए वो लेगेसीज का इनकम है, इसे लेगेसीज कहा जाता है। सच इनकम फॉर एनपीओ इज नॉन रिकरिंग, क्योंकि इस तरह की इनकम संस्था को बार बार मिलती नहीं है। कभी कभार ही ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मरते वक्त अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा संस्था को दान में देकर जाता है। तो चूंकि ये कभी कभार मिलने वाली इनकम है और जनरली ये बड़ी अमाउंट भी होती है, तो इसे कैपिटल रिसीट्स की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आइटम है एंडोमेंट फंड्स। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का रिसीट है, इसे आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। गिफ्ट्स, डोनेशन और बिक्वेस्ट विद अ कंडीशन दैट फंड्स विल बी इन्वेस्टेड somewhere and the income from the investment will be utilized for specific or general purposes, that is called endowment fund। यानी कि अगर मैं किसी स्कूल को 1 करोड़ रुपया दान में देता हूं और उन्हें ये कहता हूं कि आप ये 1 करोड़ रुपया खर्च नहीं करेंगे, इस 1 करोड़ रुपए को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, या तो फिक्स डिपॉजिट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या कहीं और हर साल उस पैसे से जो इंटरेस्ट की इनकम होगी उससे आप गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे। तो इस तरह से जब जो डोनेशन की रकम है वो खर्च ना करके उसमें से होने वाली इंटरेस्ट या रिटर्न की इनकम को जब खर्च करने की कंडीशन होती है तो उसे एंडोमेंट फंड कहते हैं। और एंडोमेंट फंड की रिसीट को कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट करके उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे दिखाया जाता है। एंडोमेंट फंड के बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारी जो समझने लायक है वो ये है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम सच एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू फंड ओनली। यानी कि अगर मैंने 1 करोड़ रुपया स्कूल को दिया था एंडोमेंट फंड के रूप में, तो उससे जो एवरी ईयर इंटरेस्ट की इनकम आएगी उसे वो स्कूल अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू की तरह नहीं बताएगी। उसे जो एंडोमेंट फंड का बैलेंस है उसी के साथ क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू एंडोमेंट फंड अकाउंट। उसे इंटरेस्ट ऑन एंडोमेंट फंड की तरह, रेवेन्यू की तरह नहीं ट्रीट किया जाता है। और साथ ही एक्सपेंडिचर इंकर्ड आउट ऑफ रिसीट्स ऑफ एंडोमेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डेबिटेड टू एंडोमेंट फंड ओनली। यानी कि जो गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप देने का खर्चा होगा स्कूल का, वो खर्चा भी एंडोमेंट फंड अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है। उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अलग एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो यहां जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो एंडोमेंट फंड का अकाउंटिंग है वो पूरा का पूरा एंडोमेंट फंड में ही होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। और इसीलिए इस तरह के फंड को स्पेशल फंड्स कहते हैं। ये जो अकाउंटिंग ऑफ एंडोमेंट फंड्स है ये एनपीओ का एक यूनिक फीचर है जो किसी भी और दूसरी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। और इसीलिए जो एनपीओ का अकाउंटिंग है उसे फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कहा जाता है। जो नेक्स्ट आइटम है वो है कैपिटेशन फी। Capitation fee is generally collected by education institutions in lump sum from the students seeking admission in a school or college। यानी कि कई बार कुछ प्रेस्टिजियस स्कूल या कॉलेज होती है, वो नए बच्चे को एडमिशन देते वक्त एक बड़ी अमाउंट एडमिशन के वक्त लेती है जिसे कैपिटेशन फी का नाम दिया जाता है। तो दिस अमाउंट इज क्वाइट हैवी एंड इज मेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन और इनकरिंग सम कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसीलिए कैपिटेशन फी को कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी कि उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं बताया जाएगा, उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट आइटम है गवर्नमेंट ग्रांट्स। एनपीओज रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जहां पे गवर्नमेंट पैसा सीधा ऐसी संस्थाओं को देती है जो समाज में अलग अलग लोगों के हेल्प के लिए कुछ न कुछ काम कर रही होती है। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होती है वो 2 तरह की हो सकती है। इफ द ग्रांट इज रिसीव्ड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटी, सच ग्रांट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। यानी कि गवर्नमेंट जो है
हर साल अगर कोई स्कूल है या हॉस्पिटल है, उनको एक्स अमाउंट देती है कि आप इससे अपने खर्चे चलाइए, तो उस तरह की गवर्नमेंट ग्रांट उस हॉस्पिटल या स्कूल के लिए रेवेन्यू रिसीट हो जाती है। सब्सिडीज गिवन बाय गवर्नमेंट इज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू ग्रांट फॉर द एंटिटी, यानी कि गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पे जो पैसा देती है वो जब मिलता है किसी भी एंटिटी को तो वो रेवेन्यू ग्रांट होती है। इफ गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी इफ इट इज रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस देन इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट, यानी कि अगर गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस के साथ ग्रांट देती है कि जो पैसा है वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए ही खर्च किया जा सकता है, तो उसे कैपिटल रिसीट की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा दिया जाता है। तो जो ट्रीटमेंट है गवर्नमेंट ग्रांट्स की वो डोनेशन की तरह हो जाती है कि अगर जनरल पर्पस के लिए है तो रेवेन्यू रिसीट, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है तो कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट आइटम है सेल ऑफ यूज्ड आइटम्स। Many NPOs use various items while providing services to its members, यानी कि जब सर्विसेज प्रोवाइड करती है एनपीओ अपने मेंबर्स को तो कई आइटम्स का यूज होता है, और जब वो आइटम यूज कर ली जाती है तो उसे सेकेंड हैंड आइटम की तरह या वेस्ट आइटम की तरह बेच दिया जाता है। इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जर्नल्स या पीरियोडिकल्स जो मंगवाए जाते हैं, या स्पोर्ट्स आइटम्स लाइक बॉल्स, बैट्स, रैकेट्स, नेट्स, अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है तो इस तरह की चीजें हैं वो यूज्ड आइटम की तरह से सेल की जाती है। और चूंकि ये सेल है, ये रिकरिंग रेवेन्यू होता है किसी भी एनपीओ के लिए, तो इट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट एंड शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये तो हमने समझ लिए कि सारे जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं किसी भी एनपीओ के लिए उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। यहां पे एक और नए कंसेप्ट को हम समझेंगे जो है कैपिटल फंड। जो एनपीओज होते हैं वो कैपिटल अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि एनपीओ का कोई एक पर्टिकुलर ओनर नहीं होता, सभी मेंबर्स जो होते हैं वो जॉइंट ओनर्स होते हैं। तो इसीलिए किसी भी एनपीओ की जो कैपिटल रिलेटेड इनकम है वो कैपिटल फंड अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड की जाती है। तो अभी हमने जो रिसीट्स देखी थी उसमें जितनी भी कैपिटल रिसीट्स होती है, यानी कि लेगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फी, स्पेसिफिक डोनेशंस, स्पेसिफिक गवर्नमेंट ग्रांट, इन सभी को कैपिटल फंड में ही क्रेडिट किया जाता है। कैपिटल फंड रिप्रेजेंट्स ऑल कैपिटल रिसीट्स ऑफ द एंटिटी विच आर नॉट टू बी रीपेड, यानी कि अगर कोई कैपिटल रिसीट है जिसे रीपे करना है यानी कि लोन, तो उसे कैपिटल फंड में नहीं क्रेडिट किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए हमारे पास ट्रायल बैलेंस होता है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। उसके बेस पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है। जो एनपीओस के अकाउंट्स हैं उसमें जनरली ये होता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें से किसी एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उसके बेस पे स्टूडेंट को जो दूसरा अकाउंट है और बैलेंस शीट जो है वो बनानी होती है। तो जो एनपीओस के फाइनल अकाउंट्स हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान में रखना जरूरी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक कैश अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक P&L अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीट्स वेदर कैपिटल और रेवेन्यू एंड वेदर करंट ईयर और एनी अदर ईयर, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू रिसीट्स एंड दैट टू फॉर करंट ईयर, और आइटम्स अपियरिंग ऑन डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विल अपीयर ऑन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड वाइस वर्सा। तो जो एनपीओ है उनका पूरा का पूरा फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है
उसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आप ये पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है 31 मार्च 2020 का, और उसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, और हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम देखते हैं, पूरी प्रोसेस समझते हैं कि फाइनल अकाउंट जो है एनपीओ के कैसे बनाए जाते हैं। हम पूरी प्रोसेस समझे उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि इन केस ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ all the additional information given is not in the nature of adjustments. Therefore, do not try to give effect of each information on debit as well as credit side. आपको याद होगा कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाना सीख रहे थे तब हमने सीखा था कि जो एडजस्टमेंट के लिए जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस के नीचे दी जाती है उसकी डबल एंट्री करना जरूरी होता है। जितना डेबिट साइड पे कर रहे हैं उतना ही क्रेडिट साइड पे करना होता है। लेकिन एनपीओ में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एडजस्टमेंट टाइप की हो। कुछ इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट टाइप की होती है और कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे अलग तरीके से होती है। तो जरूरी नहीं है कि हर इंफॉर्मेशन के लिए हम डेबिट और क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट एंटर करें। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसका जरूर ध्यान रखें। अब हम एक एक स्टेप लेते हैं कि कैसे एनपीओ का फाइनल अकाउंट जो है प्रिपेयर होगा। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को ध्यान से पढ़े और जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको नोट करें। यहां पे हम देख सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शंस है और सैलरीज एंड वेजेस जो दिए हैं उनका ईयर वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है कि कौन सी अमाउंट जो है किस ईयर को पर्टेन कर रही थी और टोटल कितना इनकम हुआ है या टोटल कितना एक्सपेंस हुआ है। ये जानकारी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू करंट ईयर वही रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हम जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको पढ़ेंगे और वो रिसीट एंड पेमेंट के किस अकाउंट से रिलेटेड है वो हम टिक कर देंगे, जैसा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त करते थे। इससे हमें पता चल जाता है कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके कौन कौन सी आइटम के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है और कौन सी आइटम के लिए नहीं दी हुई है। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसमें पहला है देयर आर 1800 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 rupees. 8,000 were in arrears for 2018-19 as on April 1, 2019. ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट को टिक कर देंगे। ऑन मार्च 31, 2020 rates were prepaid to June 2020, the charge paid every year being to 24,000. तो जो पेमेंट साइड में रेट्स का फिगर है 24,000, ये जो जानकारी दी गई है उससे रिलेटेड है तो उस अमाउंट को हम टिक कर देंगे। थर्ड आइटम है आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस एज ऑन मार्च 31, 2019 टोटल रुपीज 2,800। तो जो सन्ड्री एक्सपेंसेस है पेमेंट साइड में हम उसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट आइटम stock of stationery as on March 31, 2019 was rupees 2,000. On March 31, 2020 it was rupees 3,600. तो आप देख सकते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड में एक फिगर है स्टेशनरी 16,000। तो चूंकि ये इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है तो हम इसे टिक कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन मार्च 31, 2019 building stood at rupees 4 lakh and it was subject to depreciation at the rate 2.5% per annum। तो ये जो बिल्डिंग है इसका मार्च 31 का फिगर दिया हुआ है,
तो चूंकि करंट ईयर में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, इसलिए बिल्डिंग का कोई भी फिगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगा। तो हम इसे सर्कल कर लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं, उससे संबंधित कोई है। तो सर्कल करने से ये होगा कि हम इस इंफॉर्मेशन को नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट ऑन March 31, 2019 स्टूड एट 8 लाख। हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देख सकते हैं, पेमेंट साइड में एक आइटम है इन्वेस्टमेंट्स 2,50,000। तो ये इंफॉर्मेशन उससे कनेक्टेड है, तो हम इन्वेस्टमेंट्स को टिक कर देंगे। और लास्ट इंफॉर्मेशन है ऑन March 31, 2020 इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,500। तो जो रिसीट साइड है उसमें एक इंफॉर्मेशन है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 56,000। तो ये जानकारी चूंकि उससे रिलेटेड है तो हम उसे टिक कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इन द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओज जनरली वन फिगर ऑफ बैलेंस शीट which is mostly capital fund it is missing. To find out that information we need to prepare opening balance sheet. तो एनपीओ के जो बैलेंस शीट बनाने के लिए, इस साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें ये जानना जरूरी होता है कि पिछले साल उसकी बैलेंस शीट में कौन कौन सी एसेट्स थी और कौन कौन सी लायबिलिटीज थी। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में क्या किया जाता है कि डिफरेंट जगह पर अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटीज की जानकारी दी जाती है और जो कैपिटल फंड अकाउंट है उसका बैलेंस नहीं दिया जाता है। तो स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जहां जहां पे भी पिछले साल की बैलेंस शीट यानी कि करंट ईयर की ओपनिंग बैलेंस शीट की जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसको यूज करके ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाए और उससे कैपिटल फंड अकाउंट का बैलेंस पता किया जाए, जिससे कि क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई जा सके। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम 1 अप्रैल 2019 या 31 मार्च 2019 जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था या इस साल का ओपनिंग था उस दिन की एक ब्लैंक बैलेंस शीट बनाएंगे। और हम क्या करेंगे, जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस दौरान हमें ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड जितनी भी एसेट्स या लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी हम उसे ओपनिंग बैलेंस शीट में डालते जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम एक नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में करते हैं, हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की एक एक इंफॉर्मेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में डाल लेंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है वो है ओपनिंग बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, ये बताता है कि कैश एंड बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। यानी कि ये चूंकि ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग एसेट है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। वहां पे हम दिखाएंगे कैश बैलेंस या कैश एंड बैंक बैलेंस 41,000। जो नेक्स्ट आइटम है वो है सब्सक्रिप्शंस। यहां पे हमें जो सब्सक्रिप्शन है उसका ईयर वाइज ब्रेकअप दिया गया है कि कौन से साल का सब्सक्रिप्शन जो था जो इस साल में मिला है। तो 2018-19 का 7,200 इस साल मिला, 2019-20 के 3,37,600 हमें इस साल मिले और 2020-21 के 12,000 हमें इस साल मिले हैं। अब यहां पे हमने टिक किया हुआ है, हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है कि देयर आर 1,800 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹200, ₹8,000 वर इन एरियर्स फॉर 2018-19 एज ऑन April 1, 2019। तो अब इस इंफॉर्मेशन को, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको सही तरह से प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम
सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट बनाएंगे। जो सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट हम बनाएंगे उससे हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के बाद हम अपना फाइनल अकाउंट का प्रोसेस फिर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से लेते हैं। जो सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2018-19 जो 2019-20 में मिला है वो दिया हुआ है। इसका मतलब 2018-19 के एंड में ये जो फिगर था वो आउटस्टैंडिंग था, और वो फिगर दिया हुआ है 7,200। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्लियरली दिया गया है कि 2018-19 के 8,000 रुपीज एरियर में थे ऑन 1 अप्रैल 2019। तो हम जो ओपनिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट का वो हम लिखेंगे 8,000, क्योंकि उतना अमाउंट जो है आउटस्टैंडिंग था। यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप जब ये बुक्स में देखेंगे तो ज्यादातर बुक्स में क्या होता है कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन की अलग अलग जानकारी कलेक्ट करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से अकाउंट बनाया जाता है। यहां पे जो है जब हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट के नाम से अकाउंट बनाते हैं तो स्टूडेंट के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन डेबिट साइड में जाएगी, कौन सी क्रेडिट साइड में जाएगी। यहां पे मैं आपको जो सजेशन कर रहा हूं वो है कि आप सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट के नाम से इसे समझे, और मैं आपको एक एक जो है जर्नल एंट्री बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन डेबिट साइड में आएगी और कौन सी क्रेडिट साइड में। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सब्सक्रिप्शन टू बी पेड बाय ईच मेंबर हैज बीन गिवन। So we can calculate the subscription due for the year 2019-20। तो जो 2019-20 का टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू है वो हो जाएगा 3,16,000, क्योंकि 1,800 मेंबर्स हैं और हर मेंबर जो है 200 रुपीज पे करता है, तो 3,60,000। ऑन सब्सक्रिप्शन जब ड्यू बन जाता है तो हम जर्नल एंट्री करते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट डेबिट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो चूंकि यहां पे हम सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट बना रहे हैं तो जो 3,60,000 है वो सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखा देंगे कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पर्टेन करता है। 3,60,000 जो इस साल की एक्रूड इनकम है सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट में डेबिट साइड में। नाउ वी कैन सी that during 2019-20 entity had received total 3,44,800 in cash which was due to be received during the year। तो जो पिछले साल का और इस साल का ड्यू अमाउंट था उसमें से 3,44,800 मिला है। जो नेक्स्ट ईयर का पैसा मिला है इस साल उसे हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। तो जब पिछले साल का और इस साल का पैसा मिला तो पैसा जब मिलता है तो हमारी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट। तो 3,44,800 को हम सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में बता देंगे एज सब्सक्रिप्शन ड्यू एंड रिसीव्ड। अब यहां पे मैं बता दूं कि आउट ऑफ 3,56,800 जो कि एक्चुअली मिला था उसमें से 12,000 पर्टेन टू 2020-21 जो कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है। चूंकि ये अमाउंट ड्यू नहीं था और हम सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट बना रहे हैं तो उसे हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, तो इससे आसानी हो जाएगी। अब एक बार ये जो जानकारी हमने सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट में डाल दी तो हम देख सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट है उसका बैलेंस है 23,200, यानी कि ये अमाउंट है जो है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020। लेकिन हम जानते हैं कि इसमें से 800 रुपीज जो है वो
pertains to 2018-19। यहां पे एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट है आप उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैंने आपको बनाने का एक तरीका बताया है, हो सकता है किसी और बुक में किसी और तरीके से हो, लेकिन आप जिस किसी तरीके से बनाएं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होता है ये पता करना कि जो हमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 5 जानकारी चाहिए वो मिल जानी चाहिए। और वो कौन कौन सी जानकारी है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू दिस ईयर, अगेन वो भी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर करंट ईयर जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है, और टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर जो कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पर्टेनिंग टू फ्यूचर ईयर्स जिसे भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालते हैं। तो ये 5 इंफॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करनी होती है और यहां पे हमने ये सारी जानकारी अब इकट्ठा कर ली है। तो जो हमारा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो है सब्सक्रिप्शन था वो था 8000 जो कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही दिया हुआ है। तो इस अमाउंट को हम डालेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन इन एरियर 8000, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर चूंकि एसेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एनपीओ की, तो उसे हम एसेट साइड में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर पर्टेनिंग टू दिस ईयर, 2019-20 का कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है 2018-19 में नहीं मिला था, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है, तो ये अमाउंट नील हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर करंट ईयर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था कि 1800 मेंबर्स हैं, 200 रुपीज पर मेंबर, तो 3,60,000। तो 3,60,000 हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसमें क्रेडिट साइड में ये फिगर आ जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर दी करंट ईयर। नेक्स्ट आइटम है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये हमने निकाल लिया था सब्सक्रिप्शन ड्यू अकाउंट से जो कि आया था 23,200। तो इसे भी हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे, ये एसेट है हमारी करंट ईयर की। और फिफ्थ इंफॉर्मेशन जो है वो है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस पर्टेनिंग टू फ्यूचर ईयर्स, वो जानकारी हमें दी हुई है 12,000, ये भी जानकारी जाएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी। तो अब हमने जो सब्सक्रिप्शन की इनकम है उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी और उसे फाइनल अकाउंट्स में यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और दोनों बैलेंस शीट में जहां जहां वो जानकारी जानी चाहिए थी वहां हमने बता दी है। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो नेक्स्ट आइटम है वो है एंट्रेंस फी, इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस आइटम को हम सीधा का सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। और जैसा कि हमने सीखा था कि एंट्रेंस फीस जो है रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट की जाती है। जो नेक्स्ट आइटम है वो है लॉकर रेंट, उसके बारे में भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। लॉकर रेंट एक तरह की रिकरिंग इनकम होती है, तो इसे भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे इनकम की तरह। लॉकर रेंट 58,000। नेक्स्ट आइटम इज रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट्स। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के देयर इज एन आइटम नेम्ड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। तो जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एनपीओ अकाउंटिंग में जनरली revenue and expenses related to specific activity are shown together so that net result of the activity can be ascertained. Therefore, while showing various revenues in income and expenditure account from R&P account, we should be careful to note if there is any expenditure related to that particular activity.
तो यहाँ पे हम रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट जो है 48,000 वो दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे, और उसमें से रिफ्रेशमेंट के जो एक्सपेंसेस हैं 37,500 उसे माइनस करके नेट फिगर दिखाएंगे। अगर एक्सपेंसेस का फिगर बड़ा होता, रेवेन्यू का फिगर छोटा होता, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर की अमाउंट दिखाते और उसमें से रेवेन्यू माइनस करके जो नेट एक्सपेंस है उसे हम दिखाते। जो नेक्स्ट आइटम है वो है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 56,000। इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या दी हुई है कि इनकम अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,500। ये जो इंफॉर्मेशन है ये एडजस्टमेंट वाली इंफॉर्मेशन है। और किस तरह का एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू वाला एडजस्टमेंट। तो हम उसमें क्या करते हैं, वी विल ऐड दिस अमाउंट टू 56,000 इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसमें हम दिखा देंगे 56,000 प्लस 1,500 यानी कि 57,500, और जो 1,500 की आउटस्टैंडिंग इनकम है उसे हम दिखा देंगे बैलेंस शीट में एज अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो क्रेडिट साइड है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, उसमें फर्स्ट आइटम है सैलरीज एंड वेजेस। अब जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें हम देख सकते हैं कि 4,800 जो कि पे किए गए थे 2019-20 में, इट पर्टेन्स टू 2018-19। इट मीन्स कि एट द एंड ऑफ 2018-19 4,800 आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी। तो इस अमाउंट को भी हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 4,800। और जो दूसरी फिगर दी हुई है इसमें वो है 2019-20 से रिलेटेड जो पेमेंट है वो है 18,200। तो यहां पे कोई भी एक्सपेंस जो है सैलरीज एंड वेजेस का आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो ये पूरा का पूरा फिगर हम दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड एज पेमेंट। यहां पे मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ you need to be alert to identify all the information which will help in preparing opening balance sheet। तो इसी तरह जैसे हम एक एक आइटम को डील करते जा रहे हैं तो हमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो भी फिगर मिलता है, लास्ट ईयर की जो भी एसेट या लायबिलिटी मिलती है, उसे हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में डालते रहना होता है ताकि हम ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड अकाउंट का मिसिंग फिगर है वो कैलकुलेट कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम है सन्ड्री एक्सपेंसेस। देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,800 वर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट दी हुई है वो पिछले साल की दी हुई है, इस साल की नहीं दी हुई है। तो we know that expenses outstanding on 31st March 2019 would have been paid in 2019-20। तो पहले तो जो टोटल पेमेंट है इस साल का जो कि 37,000 है सन्ड्री एक्सपेंसेस का, उसमें से हम 2,800 डिडक्ट कर देंगे क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, और जो बैलेंस अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस की तरह दिखाई जाएगी। और ये जो 2,800 है जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, इसका मतलब लास्ट ईयर की लायबिलिटी थी, तो उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे एज लायबिलिटी। नेक्स्ट आइटम इज फ्री होल्ड लैंड। दिस शोज दैट परचेज ऑफ लैंड विच इज अ फिक्स एसेट विच वॉज डन ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि उसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाया गया है। बट परचेज ऑफ लैंड इज परचेज ऑफ एसेट विच इज नॉट शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट हमें पता है कि चूंकि परचेज ऑफ लैंड हो चुका है तो अब ये एसेट जो है एंटिटी के पास आ गई है, तो इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। नेक्स्ट आइटम है स्टेशनरी। उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है
कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन 31st मार्च 2019 was 2000, on 31st मार्च 2020 it was 3600। अब यहाँ पे हमें पता करना है कि जो स्टेशनरी का पूरे साल का एक्सपेंडिचर ड्यू है वो कितना होगा, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि पिछले साल का और इस साल का बैलेंस कितना था और टोटल कितने की स्टेशनरी परचेज की गई। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टेशनरी में ये हो जाएगा 2000 प्लस 16000 माइनस 3600 यानी कि 14400। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर फॉर द करंट ईयर, जिसे हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का, तो ओपनिंग स्टॉक चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम है रेट्स। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो दी है ऑन 31st मार्च 2020 द रेट्स वर प्रीपेड टू जून 2020, द चार्ज पेड एवरी ईयर बीइंग 24,000। अब यहां पे मैं आपको बता दूं रेट्स क्या होता है। रेट्स मीन्स वेरियस एक्सपेंसेस पेड टू सिविल और लोकल सिविल अथॉरिटीज लाइक सीवरेज चार्जेस, वाटर चार्जेस एंड अदर चार्जेस। जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये बताती है कि 24,000 का जो रेट्स का एक्सपेंडिचर है वो एवरी ईयर पे किया जाता है और वो पे किया जाता है जुलाई से लेकर जून तक का, क्योंकि यहां पे दे रखा है रेट्स वर प्रीपेड टू जून 2020 यानी कि जून 2020 तक का पेमेंट कर दिया गया था। तो इसका मतलब हुआ कि हर बार जो है 24,000 का रेट्स पे किया जाता है जुलाई में, और तब जो है 1/4 उसका, चूंकि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है अप्रैल से मार्च है, तो अप्रैल से जो जून तक 3 महीने होते हैं, तो जो 1/4 होता है वो नेक्स्ट ईयर का होता है। तो इसका मतलब हर साल जो है हम जो पेमेंट करते हैं जुलाई में, तो 3 साल का एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं जो कि प्रीपेड होता है, और हर एक साल के लिए ये भी हो गया कि उसका 3 साल का पेमेंट जो है लास्ट ईयर कर दिया गया था। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है रेट्स का उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो 24,000 ही रहेगा क्योंकि वो पूरे 1 साल का रेट है। लेकिन जानकारी को जो है अच्छे से क्लियरली बताने के लिए हम बताएंगे कि जो 1/4 है इसका यानी कि ₹6,000 वो जब भी पे करते हैं तो एवरी ईयर 6,000 जो है एडवांस में पे किया जाता है और 6,000 जो है वो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इस एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे 24,000 से, और एडिशनल इंफॉर्मेशन हम दे देंगे करंट ईयर की भी और प्रीवियस ईयर की भी, सो दैट क्लियर जानकारी मिल जाए। और साथ ही 6,000 जो है वो पिछले साल भी पेड इन एडवांस था, तो वो एसेट हो जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, और इस साल भी वो पेड इन एडवांस है तो एसेट हो जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी हम 6,000 दिखा देंगे। तो दोनों बैलेंस शीट में 6,000 दिखा देंगे रेट्स पेड इन एडवांस। जो नेक्स्ट आइटम है वो है रिफ्रेशमेंट चार्जेस। इसे हमने जो है एडजस्ट कर लिया था जब हमने रेवेन्यू फ्रॉम रिफ्रेशमेंट्स का एडजस्टमेंट किया था। नेक्स्ट आइटम इज टेलीफोन चार्जेस। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे सीधा का सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस की तरह दिखा देंगे। नेक्स्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट। उसके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स ऑन मार्च 31, 2019 स्टूड एट 8 लाख। अब हम देख सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में 2,50,000 दिखा रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2019-20 में 2,50,000 के इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए गए, और जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो दे रखा है 31 मार्च 2019 का वो है
8 लाख। तो इसका मतलब हो गया कि प्रीवियस ईयर की जो बैलेंस शीट है, ओपनिंग जो बैलेंस शीट है, उसमें इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हम दिखाएंगे 8 लाख, और इस साल का जो बैलेंस शीट है उसमें इन्वेस्टमेंट का फिगर हो जाएगा 8 लाख प्लस 2,50,000 यानी कि 10,50,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसके बारे में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो रेवेन्यू एक्टिविटी नहीं है। जो नेक्स्ट आइटम है वो है ऑडिट फीस। उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, उसे एक्सपेंस की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। जो लास्ट आइटम है वो है क्लोजिंग बैलेंस। ये जो है वो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। तो 53,300 हम दिखा देंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एसेट साइड में एज क्लोजिंग बैलेंस। तो अब यहां पे हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की हर एक आइटम जो है उसे फाइनल अकाउंट्स में अच्छे से दिखा दिया है। बट देयर इज वन एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड। वो क्या है? ऑन March 31, 2019 बिल्डिंग स्टूड एट 4 लाख एंड इट वॉज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट 2.5% पर एनम। यहां पे हमें 31 मार्च 2019 की बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है, तो सबसे पहले तो इस फिगर को हम ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे। अब जो डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना है वो हमारा एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन है। हम जानते हैं डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कैसे होता है। जो 4 लाख की वैल्यू है उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा। तो 10,000 हम दिखा देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन एक्सपेंडिचर डेप्रिसिएशन, और इसे हम बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 4 लाख माइनस 10,000 यानी कि 3,90,000। तो अब हमारे फाइनल अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले हमें अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करना होगा। आप देख सकते हैं जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी उसमें कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज हमने डाली है जो हमें अपना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अलग अलग जगह पर मिली थी। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आ रहा है लाइबिलिटी साइड में 12,49,400। ये जो फिगर होता है वो कैपिटल फंड का होता है, और यही फिगर जो है नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड भी किया जाता है। तो जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है हम उसमें भी ये फिगर दिखा देंगे 12,49,400। अब हम जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। जो रेवेन्यू साइड है वो ज्यादा है, तो जो सरप्लस हमने कैलकुलेट किया है वो हो जाएगा 3,26,200। इस सरप्लस को हम ऐड करेंगे कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में। तो कैपिटल फंड का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 15,75,600। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में भी सभी आइटम्स हमने डाल दी है, हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई है। तो ये जो है मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से एनपीओ के अकाउंट्स को स्टेप वाइज प्रिपेयर करना होता है, और हर स्टेप पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ये आइडेंटिफाई करना कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन कौन सी है, और उसकी हेल्प से आप इजीली जो है किसी भी एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई कमेंट्स या सजेशन है तो उन्हें ज़रूर पोस्ट करें, और लर्निंग पाथ के वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।